गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस व्याख्यान में हम लोग रॉकेट और उपग्रहों की भौतिकी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर शशि कुमार, आईआरएस फोटोग्रामेट्री रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट में वैज्ञानिक हूँ। तो जब हम रॉकेट और उपग्रहों की भौतिकी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें रॉकेट की बनावट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब रॉकेट की बनावट के बारे में बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी संरचनात्मक प्रणाली सबसे पहले आती है। उसके बाद उसमें हम बात करेंगे प्रणोदक की, फिर दिक्चालन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली होते हैं, और उसके बाद होते हैं पेलोड्स। ये चारों ही किसी रॉकेट के बनावट को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम इसके संरचनात्मक प्रणाली या फिर स्ट्रक्चरल सिस्टम की बात करते हैं तो यह फ्रेम पूरे रॉकेट को एक साथ बनाए रखता है। यह बेलनाकार आकार जिसमें मोटर केस, अंतः संरचनाएं, नाक शंकु, नोजल, प्रणोदक टैंक, उष्मा कवच, इंजन और अन्य फ्रेम शामिल हैं। संरचनात्मक प्रणाली को बनाए रखने के लिए ये सारे ही महत्वपूर्ण भाग हैं। संरचनात्मक प्रणालियाँ प्रणोदक और अन्य उपप्रणालियों को पकड़ने वाले लॉन्च वाहन की कुल अखंडता में योगदान करती हैं। सभी संरचनाओं को आवश्यक शुद्धि के लिए निर्मित और मशीनीकृत किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं प्रोपेलेंट्स। तो प्रोपेलेंट जो होता है वो किसी भी रॉकेट का अधिकांशतः या मैक्सिमम जो वेट होता है वो प्रणोदक का होता है। और प्रणोदक जो है वो 3 तरह के होते हैं। इसमें हम ठोस की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, ये जो कि ठोस, तरल और क्रायोजेनिक होते हैं। रॉकेट को उठाने और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यात्रा करने के लिए जो प्रणोदक होते हैं वह आवश्यक बल प्रदान करते हैं। ठोस प्रदूकों को खंडों में डाला जाता है और लॉन्च से पहले संग्रहित किया जाता है, जबकि तरल और क्रायोजेनिक प्रदूकों को लॉन्च से कुछ समय पहले चरणों में भर दिया जाता है। लॉन्च से ठीक पहले दूध शीतक के माध्यम से क्रायोजेनिक प्रदूकों को लगातार ठंडा रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम की। एक अंतरिक्ष यान के नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली में कई कार्य होते हैं, जिसमें स्वचालित रूप से वाहन के दृष्टिकोण यानी इसके कोणीय अभिविन्यास को स्थिर करना और इसे लॉन्च पैड से कक्षा इंजेक्शन तक ले जाना शामिल है। सिस्टम के सेंसर वाहन के वेग और स्थिति का पता लगाने और शेष पथ को चार्ट करने के लिए वाहन के दृष्टिकोण और केंद्रीय प्रबंधन प्रणाली को लगातार पुनः गणना करने के लिए जानकारी का उपयोग करते हैं। नेविगेशन सिस्टम आमतौर पर उच्च परिशुद्धता त्वरण, उच्च गति और उच्च सटीकता की गणनाओं पर आधारित होता है। अब बात करते हैं पेलोड। पेलोड उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें रॉकेट द्वारा ले जाया जाता है और अंतरिक्ष में विभिन्न अनुप्रयोगों की सेवा के लिए कक्षा में रखा जाता है। पेलोड में मिशन की प्रकृति के आधार पर उपग्रह, अंतरिक्षयान, दूरबीन और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री जैसी वस्तुओं की एक श्रृंखला शामिल हो सकती है। विशेष अनुप्रयोग के आधार पर विभिन्न पेलोड को उपग्रहों में शामिल किया जा सकता है, जैसे ऑप्टिकल, संचार, नेविगेशन, वैज्ञानिक उपकरण, सेंसर्स। यहाँ पर अभी इस स्लाइड में हम लोग मल्टी स्टेजिंग की बात करेंगे। अंतरिक्ष में लगभग 4 टन के पेलोड को उठाने के लिए 400 से 450 टन के बीच वजन वाला एक लॉन्च वाहन आवश्यक होता है। जैसे जैसे वाहन गति प्राप्त करता है, ओवरबर्डन को रोकने के लिए वजन कम करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए अतिरिक्त लॉन्च के विभिन्न चरणों के दौरान थ्रस्ट आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए रॉकेटों को कई चरणों में इकट्ठा किया जाता है। शून्य वेग से गति बढ़ाने के लिए लिफ्ट ऑफ के दौरान जबरदस्त जोर की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मध्यम आकार के लॉन्च वाहनों के लिए ठोस पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठोस चरणों का डिजाइन शुरू में कई जली हुई सतहों की अनुमति देता है। जैसे जैसे वाहन गति पकड़ता है, यह कम होता जाता है। क्रायोजेनिक प्ररोधक जो अपनी उच्च ईंधन दक्षता
और एक निश्चित मात्रा के लिए लंबे समय तक जलने की अवधि के लिए जाने जाते हैं, आमतौर पर ऊपरी चरण के लिए आरक्षित होते हैं। एक बार जब प्रत्येक चरण अपना जलना पूरा कर लेता है, तो अनावश्यक वजन को खत्म करने के लिए इसे अलग कर दिया जाता है। लॉन्च पैड अक्सर समुद्र तट के पास स्थित होते हैं, जिससे इस्तेमाल किए गए चरणों को समुद्र में गिरने की अनुमति मिलती है। हालांकि बड़े निर्जन भूमि क्षेत्र वाले देश भूमि पर चरण गिराने की अनुमति दे सकते हैं। स्टेप ऑन बूस्टर को उपयोग करके निचले चरणों में मल्टी स्टेजिंग भी प्राप्त की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि एक रॉकेट को कैसे लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि रॉकेट की गति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उठाने की इसकी दक्षता के पीछे मूलभूत सिद्धांत क्या-क्या हैं। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे प्रणोद और प्रणोदन की। रॉकेटरी में प्रणोद और प्रणोदन को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक फुलाए गए गुब्बारे के सादृश्य का उपयोग कर सकते हैं। एक गुब्बारा अनिवार्य रूप से दबाव वाली गैस से भरा एक लचीला कक्ष है। जब हम एक विवर के माध्यम से दबाव वाली गैस छोड़ते हैं, तो गैस बाहर निकलती है और गुब्बारे को विपरीत दिशा में ले जाती है। रॉकेट के संदर्भ में थ्रस्ट को रॉकेट के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया गया है, जो रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए निकास गैसों द्वारा प्रदान किया जाता है। रॉकेट उन्हें अंतरिक्ष में धकेलने के लिए आवश्यक प्रणोद उत्पन्न करने के लिए दबाव वाली गैस पर भरोसा करते हैं। यह प्रेशराइज्ड गैस रॉकेट के अंदर ईंधन और ऑक्सीडाइजर के संयोजन को जलाकर बनाई जाती है। इग्निशन पर ईंधन और ऑक्सीडाइजर जलते हैं और गर्म दबाव वाली गैसों का उत्पादन करते हैं, जो नलिका से बाहर निकलते हैं और रॉकेट को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। जब हम रॉकेटरी के बारे में बात करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम न्यूटन के गति के नियम की भी बात करें। मूलतः रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है, लेकिन तीसरे नियम को समझने के लिए दो नियम वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब हम प्रथम नियम की बात करते हैं, तो इसमें प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उससे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश न करे। गति का पहला नियम एक रॉकेट पर लागू किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि लॉन्च पैड पर एक रॉकेट आराम स्थिति पर है और उस स्थिति में तब तक रहेगा जब तक कि निकास गैसों के जोर से कार्रवाई न की जाए। जब कोई रॉकेट लॉन्च पैड पर होता है, तो यह संतुलित स्थिति में होता है, क्योंकि रॉकेट पर काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला उस बल से किया जाता है जिसके साथ लॉन्च पैड इसके विरुद्ध धक्का देता है। जब एक रॉकेट के इंजन प्रज्वलित होते हैं, तो वे निकास गैसों से प्रणोद उत्पन्न करके इसे आराम की प्रारंभिक स्थिति से आगे बढ़ाते हैं। रॉकेट तब तक गति में रहता है जब तक कि प्रणोदक समाप्त नहीं हो जाते। उस बिंदु पर यह अपना प्रोपेलिंग बल खो देता है और रुक जाता है। अब हम देखेंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है जो उसके त्वरण के गुना होता है। यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया गया है कि बल जो है यह F है, m जो है द्रव्यमान है और a जो है त्वरण है, तो F विल बी इक्वल्स टू ma। जब हम रॉकेट का दूसरा नियम लागू करते हैं, तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि रॉकेट इंजन द्वारा उत्पादित थ्रस्ट, जो कि F है, की मात्रा दो कारकों पर निर्भर है। पहला m, जो कि जले हुए प्रणोदक का द्रव्यमान, और दूसरा निकास गैसों, जिसे a से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि त्वरण है, क्योंकि वे नोजल से बाहर निकलते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दूसरे नियम की व्याख्या यह कहते हुए भी की जा सकती है कि बल गति के परिवर्तन के दर के बराबर है। इस व्याख्या को समझकर हम रॉकेट थ्रस्ट के समीकरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अभी आते हैं तृतीय नियम, जो कि किसी रॉकेट को ऊपर उठाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेटरी में न्यूटन का तीसरा नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि रॉकेट से निकलने वाली गर्म दबाव वाली गैसें एक कार्रवाई का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाता है। दूसरे शब्दों में, गैसों की कार्रवाई की प्रतिक्रिया रॉकेट का प्रणोदन है। हमारा लक्ष्य अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करना है। गति के तीसरे नियम के अनुसार
यदि हम एक विशाल बल लगा सकते हैं जो रॉकेट को जमीन के खिलाफ धक्का देता है, तो जमीन रॉकेट को समान मात्रा में बल के साथ ऊपर की ओर धकेलकर जवाब देगी। न्यूटन के गति के नियमों को जानने के बाद अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। एक अलग प्रणाली में दो या दो से अधिक निकायों के लिए एक दूसरे पर कार्य करते हुए उनकी कुल गति स्थिर रहती है जब तक कि एक बाहरी बल लागू नहीं किया जाता है। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि नेट मोमेंटम इसे दिखाया गया बिफोर एक्टिंग अपॉन ईच अदर विल बी इक्वल टू द आफ्टर एक्टिंग अपॉन ईच अदर। द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं m मीन्स द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी, जो कि वेग है। तो इसी तरह हम जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को रॉकेटरी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अनुसार एक दूसरे पर कार्य करने से पहले शुद्ध संवेग एक दूसरे पर कार्य करने के बाद के शुद्ध संवेग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको दिखाया गया है, जैसा आप देख सकते हैं, नेट मोमेंटम हो जाएगा mp_v1 मल्टीप्लाइड बाई v_p1 प्लस mr1 एंड Vr1, जहाँ का P जो है रिप्रेजेंट करता है प्रोपेलेंट के द्रव, MP रिप्रेजेंट करता है, P रिप्रेजेंट करता है प्रोपेलेंट को। तो यहाँ पर MP रिप्रेजेंट करता है, दिखा रहा है जो प्रणोदक है उसके द्रव्यमान को, और MR दिखा रहा है रॉकेट के द्रव्यमान को। तो जब हम इसको देखते हैं तो हम इस कंडीशन पर पहुँचते हैं कि MR2 Vr2 विल बी इक्वल्स टू माइनस MP2 VP2। ये कंडीशन हमें यहाँ पर मिलती है। इस अंतिम समीकरण में हम देख सकते हैं कि Vr2 और VP2 विपरीत दिशाओं में है। इसका मतलब कि रॉकेट को विपरीत दिशा में निकाले गए पदार्थों की गति के बराबर शुद्ध गति मिलती है, जो रॉकेट को ऊपर की ओर बढ़ाती है। अब हम लोग रॉकेट थ्रस्ट इक्वेशन की बात करेंगे। रॉकेट थ्रस्ट इक्वेशन को यहाँ पर दिखाया गया है कि ME_VE माइनस M0V0 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। रॉकेट कैसे चलता है इसे समझने के लिए संवेग संरक्षण और नियम के नियमों का उपयोग करते हैं। जब एक रॉकेट इंजन प्रणोदक को बाहर निकालता है तो परिणामी थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। इस खंड में हम रॉकेट इंजन द्वारा उत्पन्न जोर की मात्रा की गणना करने के लिए एक समीकरण प्राप्त करते हैं। जले हुए प्रणोदक से निकलने वाली गैसें और द्रव्यमान जो M0V0 है, जो कि M0 है, तो M0V0 संवेग के साथ नोजल में प्रवेश करती है और MEVE संवेग के साथ नोजल से बाहर निकलती है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल को संवेग परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि MEVE माइनस M0V0 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो T1 यहाँ पर दिखाता है कि यह वह समय है जब निकास गैसें नोजल में प्रवेश करती हैं, और T2 वह समय है जब निकास गैसें नोजल से बाहर निकलती हैं। थ्रस्ट समीकरण को यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें कि MEVE माइनस M0V0 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 के रूप में दिखाया गया है, जहाँ ME और M0 क्रमशः नोजल के निकास और प्रवेश पर द्रव्यमान प्रवाह दर हैं। यह थ्रस्ट पूरी तरह से जले हुए प्रणोदक के संवेग में परिवर्तन की दर के कारण प्राप्त होता है, इसीलिए इसे मोमेंटम थ्रस्ट या संवेगी प्रणोद के रूप में परिभाषित किया गया है। थ्रस्ट समीकरण में एक और शब्द है जो निकास क्षेत्र पर निकास पर दबाव के अंतर के कारण प्राप्त होता है। इसे प्रेशर थ्रस्ट या दबाव प्रणोद के रूप से जाना जाता है। आमतौर पर इस प्रेशर थ्रस्ट का परिमाण मोमेंटम थ्रस्ट की तुलना में बहुत कम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल थ्रस्ट विल बी इक्वल टू मोमेंटम थ्रस्ट प्लस प्रेशर थ्रस्ट। अब आते हैं कक्षीय वेग और पलायन वेग के ऊपर। हमने प्रणोदन के बारे में बात की है, यह रॉकेट को उड़ान भरने में कैसे मदद करता है इसके बारे में भी जानकारी ली। हालांकि रॉकेट मिशन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होना और पेलोड को अंतरिक्ष में डालना है।
यहीं पर कक्षीय और पलायन वेग की अवधारणा काम आती है। जब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसको कुछ इस तरह से बताया गया है। जब किसी वस्तु का स्पर्श रेखा वेग एक निश्चित परिमाण परिमाण तक पहुंच जाता है तो अपकेंद्रीय बल वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है, जो उस ग्रह या सैटेलाइट के चारों ओर कक्षा में रहने की अनुमति देता है। किसी वस्तु को पृथ्वी के चारों ओर 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक कक्षा में रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। यदि किसी रॉकेट का वेग आवश्यक न्यूनतम कक्षीय वेग से कम है तो रॉकेट अंतरिक्ष में पेलोड या उपग्रह नहीं डाल पाएगा और वह वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा। और जब पलायन वेग की बात करते हैं तो पलायन वेग वह गति है जिस पर किसी वस्तु को किसी ग्रह या सैटेलाइट के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने के लिए यात्रा करनी चाहिए। नाउ अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि रॉकेट का आकार कितना बड़ा होना चाहिए। मुख्य रूप से अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया रॉकेट दो कारकों पर निर्भर करता है: वितरित किए जाने वाले पेलोड का आकार, मात्रा और द्रव्यमान, और वह कक्षा जिसमें पेलोड को रखा जाना है। ये दो कारक अंतरिक्ष में पेलोड लॉन्च करने के लिए रॉकेट द्वारा आवश्यक ईंधन और ऑक्सीडाइजर की मात्रा निर्धारित करते हैं, जो बदले में रॉकेट के आकार को तय करते हैं। पेलोड बे मिशन के दौरान हमारे पेलोड को घेरने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि पेलोड बे की मात्रा विभिन्न रॉकेटों में भिन्न होती है, इसलिए हमें ऐसे रॉकेट का चयन करना चाहिए जो बिना किसी स्थान की कमी के हमारे पेलोड को समायोजित कर सके। रॉकेट का आकार मिशन के आवश्यक पेलोड के आकार के समानुपाती होना चाहिए। किसी रॉकेट की ईंधन आवश्यकताएं उस ऊंचाई के आधार पर बड़े पैमानों पर भिन्न हो सकती है जिस पर पेलोड को अलग किया जाता है या जिस कक्षा में वह पहुंचाया जाता है। इससे वाहन का उचित आकार निर्धारित करने के लिए इन कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए GSLV मार्क 3 जियो तक लगभग 4000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है, जबकि यह लियो तक लगभग 10,000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह अपने रास्ते पर बना रहे और मिशन की विफलता से बचने के लिए अपना रवैया बनाए रखे। यह कैसे किया जाता है, यह समझने के लिए रॉकेट पर कार्य करने वाली ताकतों और रॉकेट प्रक्षेप वक्र का क्या अर्थ है, यह समझना आवश्यक है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं लिफ्ट, थ्रस्ट, वेट और ड्रैग की। जब हम थ्रस्ट की बात करते हैं तो जैसा कि पिछले अनुभाग में चर्चा की गई है, यह बल रॉकेट के प्रणोदन प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है। निकास गैसें नोजल के माध्यम से बाहर निकलती हैं, जो रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल प्रदान करती हैं, जिससे वह ऊपर की ओर बढ़ती है। यह बल गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर कार्य करता है। जब हम बात करते हैं वेट की, तो गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के बारे में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा रॉकेट के द्रव्यमान पर कार्य करने के कारण वजन रॉकेट पर लगने वाला बल है। उसके बाद जब आते हैं लिफ्ट की, तो लिफ्ट वायु गतिकी बल का घटक है जो दबाव के केंद्र के बारे में रॉकेट की सतह पर हवा के प्रवाह के कारण उड़ान की दिशा में लंबवत कार्य करता है। यहाँ पर लिफ्ट को CP से दिखाया गया है। और जब बात करते हैं ड्रैग की, तो हम ड्रैग को एक वायुगत की बल घटक के रूप में सोच सकते हैं जो दबाव के केंद्र के बारे में रॉकेट की सतह पर वायु प्रवाह के कारण उड़ान की गति की दिशा में समानांतर कार्य करता है। अब हम बात करेंगे रॉकेट का प्रक्षेप वक्र। एक प्रक्षेप वक्र वह पथ है जो गति में एक वस्तु समय के कार्य के रूप में अंतरिक्ष के माध्यम से अनुसरण करती है। रॉकेट के प्रक्षेप वक्र में 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं: लॉन्च, संचाई चढ़ाई, स्टेजिंग एंड कट ऑफ। प्रक्षेपण तब शुरू होता है जब रॉकेट की प्रणोदन प्रणाली बड़े पैमाने पर थ्रस्ट उत्पन्न करती है। एक बार जब रॉकेट अपने वजन से अधिक थ्रस्ट उत्पन्न करता है तो यह अपनी संचालित चढ़ाई शुरू करने के लिए हवा में उठ जाता है। उड़ान की इस चढ़ाई के दौरान रॉकेट का वजन लगातार बदलता रहेगा क्योंकि ईंधन जलता रहता है। परिणाम स्वरूप
अधिकांश अंतरिक्ष बाउंड रॉकेट मृत वजन को कम करने और दक्षता बढ़ाने के लिए स्टेजिंग का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह से कक्षा में रॉकेट की यात्रा पूरी हो जाती है क्योंकि ऊपरी चरण का इंजन सही ऊंचाई और गति पर कट जाता है। अंतरिक्ष अभियानों में सबसे अधिक चर्चित वस्तुओं में से एक उपग्रह है। इस अनुभाग में हम इस बात की गहराई से अध्ययन करेंगे कि उपग्रह किस प्रकार कार्य करते हैं और कौन से कारक उन्हें उनकी कक्षाओं में बनाए रखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उपग्रह के पीछे की भौतिकी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक सैटेलाइट या उपग्रह क्या है। इसकी सबसे सरल परिभाषा में एक उपग्रह एक ऐसा पिंड है जो अंतरिक्ष में किसी ग्रह या किसी खगोलीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करता है। आमतौर पर हम उपग्रहों को उनको गठन के आधार पर प्राकृतिक और कृत्रिम के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर हम उपग्रहों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, वे प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो एक ग्रह या एक तारे के चारों ओर घूमती हैं। एक तारे के प्राकृतिक उपग्रह को ग्रह कहा जाता है और ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह को चंद्रमा कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी सौरमंडल में एक ग्रह है क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और अन्य ग्रहों के चंद्रमाओं के अद्वितीय नाम हैं। उदाहरण के लिए मंगल के 2 चंद्रमा हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट का उपयोग करके मनुष्यों द्वारा ग्रहों और अन्य निकायों के चारों ओर घूमने के लिए कक्षा में रखा जाता है। वे संचार, रिमोट सेंसिंग, नेविगेशन और वैज्ञानिक अन्वेषण जैसे विभिन्न उद्देश्यों की सेवा करते हैं। अंतरिक्षयान शब्द अधिक सामान्य है, जिसमें उपग्रह, अंतर्ग्रही और चंद्रशिल्प, मानव अंतरिक्ष मॉड्यूल, अंतरिक्ष स्टेशन आदि शामिल हैं। जब हम उपग्रहों की बात करते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी कक्षाओं को समझें। उपग्रहों को उनकी डिफरेंट कक्षाओं में स्थापित किया जाता है और जो कि इस प्रकार होती हैं। कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी कक्षाएं सर्कुलर होंगी, कुछ की इलिप्टिकल होंगी, कुछ की पैराबोलिक होंगी, कुछ की हाइपरबोलिक होंगी। यह बेहतर ढंग से समझने के लिए कि एक उपग्रह किसी अन्य खगोलीय पिंड की परिक्रमा कैसे करते हैं, विभिन्न कक्षीय आकृतियों को सीखना और केपलर के ग्रहों की गति के नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। हमारे पास 4 प्रकार की कक्षाएं हैं जो कि दिखाई हुई हैं: वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार या दीर्घवृत्तीय, पैराबोला और हाइपरबोला। आप इमेज में देख सकते हैं। सभी कक्षाओं को कोणों पर विभिन्न स्थानों पर एक शंक्वाकार खंड को विच्छेदित करके प्राप्त किया जा सकता है। एक वृत्त उसके उद्घाटन क्षेत्र के समानांतर एक शंकु को काटकर प्राप्त किया जाता है। क्षैतिज रूप से कुछ मामूली कोण के साथ दीर्घवृत्त। हाइपरबोला शंकु को लंबवत रूप से काटकर प्राप्त किया जाता है, जबकि पैराबोला शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के कुछ कोणों पर होता है। ग्रहों और प्राकृतिक उपग्रहों को उन खगोलीय पिंडों द्वारा बंद अंडाकार और गोलाकार कक्षाओं में रखा जाता है जिनकी वे परिक्रमा करते हैं, जबकि रॉकेट किसी ग्रह या पिंड से हमेशा के लिए बचने के लिए परवलयिक और हाइपरबोलिक कक्षाओं का उपयोग करते हैं। अभी हम दीर्घवृत्तीय कक्षा की बात करेंगे या इलिप्टिकल। तो अधिकांश प्राकृतिक कक्षाएं इलिप्टिकल या दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होती हैं। आप एक वृत्त से परिचित हैं। इसका एक केंद्र होता है, किसी भी वृत्त का एक केंद्र होता है और सभी बिंदु केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित हैं, जिसे त्रिज्या कहा जाता है। लेकिन दीर्घवृत्त के मामले में इसमें 2 नाभियां और 2 अक्ष होते हैं। नाभियों को जोड़ने वालों को प्रमुख अक्ष कहा जाता है और इसके लंबवत को लघु अक्ष कहा जाता है। पेरिअप्सिस दीर्घवृत्त कक्षा में वह बिंदु है जहां कोई वस्तु उस खगोलीय पिंड के सबसे करीब होती है जिसकी वह परिक्रमा कर रहा है। दूसरी ओर एपोप्सिस आकाशीय पिंड से सबसे दूर की कक्षा में स्थित बिंदु है। जब सूर्य एक फोकस पर होता है तो निकटतम और सबसे दूर के बिंदुओं को क्रमशः पेरिहेलियन और अपहेलियन कहा जाता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी एक फोकस पर होती है तो उसे पेरिगी और अपोजी कहा जाता है। अभी हम आते हैं उत्केंद्रता पर। तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शब्द जिससे हम परिचित होना चाहते हैं वह है उत्केंद्रता, जिसे हम ई से दिखाए गए हैं।
किसी खगोलीय कक्षा की उत्केंद्रता उसकी वृत्ताकारता से विचलन की माप है। ऐसा माना जाता है कि एक वृत्त एक दीर्घवृत्त होता है जिसकी उत्केंद्रता 0 के बराबर होती है। जब ई का मान बढ़ता है तो वृत्त का आकार बदल जाता है, और ई और जब ई 1 के बराबर होता है तो वह एक परवलय बन जाता है। इसलिए एक दीर्घवृत्त की इसेंट्रिसिटी या फिर उत्केंद्रता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, उसकी सीमा में होती है। अभी हम ग्रहों के गति के केपलर नियम के बारे में जानकारी लेंगे। यह जोहान्स केपलर ही थे जिन्होंने अपनी टिप्पणियों से कहा था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर गोलाकार कक्षा में नहीं घूमते हैं, बल्कि वे अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। जब हम केपलर के प्रथम नियम की बात करते हैं तो इसके अनुसार सभी ग्रह अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। हम सौर मंडल की जो तस्वीर देखते हैं जहां सभी ग्रह पूर्ण गोलाकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर दिखते हैं, यह गलत है। ग्रह आमतौर पर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं जहां पर कि सूर्य फोकस पर होता है। जब हम केपलर के द्वितीय नियम की बात करते हैं तो इसके अनुसार एक रेखा जो किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ती है वह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रों को पार करती है। एक ग्रह पर हम विचार कर सकते हैं जो एक निश्चित समय अवधि जिसके टी द्वारा दिखाया गया है। तो निश्चित समय अवधि टी के लिए बिंदु ए से बी तक अगर कोई ग्रह गति कर रहा है तो फिर उसी टी के लिए बिंदु सी से डी तक जो गति हुई है, तो इसके अनुसार से चाप AOB और COD द्वारा किया गया क्षेत्र हमेशा ही बराबर होगा। दूसरे शब्दों में यह कहें, ग्रह की गति के लिए क्षेत्र वेग स्थिर होते हैं। अब हम केपलर के तृतीय नियम की बात करते हैं। ग्रहों की परिक्रमा अवधि के वर्ग उनकी कक्षाओं में अर्ध प्रमुख अक्षों के घनों के सीधे अनुपातिक होते हैं, जहां पर कि हम दिखा सकते हैं T² इज प्रोपोर्शनल टू AQ। तो यदि हम किसी ग्रह या उपग्रह की कक्षा के आयाम जानते हैं तो हम उसकी समयावधि ज्ञात कर सकते हैं, या यदि हम उस विशेष कक्षा की समयावधि जानते हैं तो हम किसी ग्रह या उपग्रह का स्थान ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम न्यूटन के कैनन बॉल प्रयोग की बात करने जा रहे हैं। अब जबकि हमने विभिन्न प्रकार की कक्षाएं देख ली हैं, हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? तो उसके लिए न्यूटन का कैनन बॉल एक एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है जिसमें कि किसी ग्रह की कक्षा तक कैसे पहुंचा जाए या उससे कैसे बचा जाए उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी तोप के गोला को यूं ही फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जमीन पर गिर जाएगी। यदि उसी तोप के गोला को एक निश्चित वेग से फेंका जाए तो वह एक विशेष दूरी तय करेगा और फिर जमीन को छुएगी। एक विशेष वेग से तोप का गोला पृथ्वी पर वापस नहीं गिरेगा, बल्कि परिक्रमा करना शुरू कर देगा। आइजैक न्यूटन बताते हैं कि ऐसा तोप के गोले के द्वारा कक्षीय वेग प्राप्त करने के कारण है। अंतिम परिदृश्य वह है जहां तोप का गोला ग्रह के पलायन वेग तक पहुंचने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बच जाता है। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ जो बेसिक डिफिनीशंस हैं जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी, इसकी बात करेंगे। तो स्पीड, जिसको हम जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। तो हम लोग गति और वेग की बात करेंगे जो कि अलग अलग है, जबकि दोनों दूरी में परिवर्तन की दर का ही वर्णन करते हैं। वेग भी गति की दिशा में परिवर्तन का वर्णन करता है। मान लीजिए एक ट्रेन एक निश्चित गति से चल रही है और गति में कोई बदलाव किए बिना अचानक दिशा बदल देती है। अब गति पहले जैसी ही होगी, लेकिन वेग धनात्मक से ऋणात्मक मान में बदल गया होगा। गति को एक अदिश राशि कहा गया है क्योंकि इसमें केवल एक परिमाण होता है, और वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें एक मान और दिशा दोनों होती है। दिशा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं उपग्रह की कक्षा में कार्य करते हुए बल। उपग्रह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के अधीन होते हैं, जिससे कोई वस्तु उपग्रह की सतह पर गिरती है।
जब किसी उपग्रह को वांछित ऊंचाई पर रॉकेट द्वारा छोड़ा जाता है तो एक क्षैतिज बल लगाया जाता है। यह स्पर्श रेखा बल और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल ये एक समकोण पर कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपग्रह की गोलाकार गति होती है। एम को यहाँ पर अगर हम इस इमेज में देखें तो इस इमेज में जो स्मॉल एम है वो उपग्रह का द्रव्यमान है, आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, एच जो है वो जो सैटेलाइट है या, या उपग्रह है उसकी जो है धरती की सतह से ऊंचाई है, और वी जो है वो वेलोसिटी दिखाती है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इस इक्वेशन में जो कैपिटल एम है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो वी ओ है या वी जीरो है उसे उपग्रह की स्थिरता के लिए एक विशेष कक्षा के लिए आवश्यक वेग है। छोटा स्मॉल जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, और कैपिटल जी जो है वह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। तो इसको देख करके जब हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जब हम लिखेंगे तो इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच। यहाँ से हम वी नॉट को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वी नॉट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, जहाँ पर कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक धरती के लिए उसका मान दिया गया है, और धरती का द्रव्यमान और रेडियस दोनों दिए गए हैं। तो अगर हमें उपग्रह का द्रव्यमान पता हो तो उससे हम वेलोसिटी जो है उपग्रह का द्रव्यमान जो है वेलोसिटी में मेजरमेंट पर्टिकुलरली कोई रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर उसकी हाइट हमें पता है तो हम बाकी सारे नोन पैरामीटर से वी नॉट को पता कर सकते हैं। एक घूमती हुई वस्तु जैसे झूलती हुई डोरी से बंधा हुआ पत्थर या पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है जो उसे केंद्र की ओर खींचता है। पत्थर के मामले में यह डोरी का तनाव है, उपग्रह के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की आभासी स्ट्रिंग है। गणितीय रूप से इसे इस स्लाइड में दिखाया जा चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कितने प्रकार के बल जब उपग्रह कक्षा में होता है तो वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो वी नॉट होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर जो पहले वैल्यूज़ दिए हुए हैं जैसे कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और हाइट ऑफ द सैटेलाइट या फिर जो उपग्रह है, अगर वो सारी चीज़ें नोन हैं तो हम अलग अलग विभिन्न ऊंचाइयों पर किसी उपग्रह का क्या वेलोसिटी होनी चाहिए वो हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम इन सारे वैल्यूज़ को एक इक्वेशन पुट कर देते हैं तो जैसे यहाँ पर हम दो वैल्यू लिए हैं कि अगर हाइट 200 किलोमीटर हो और 600 किलोमीटर हो तो उसके लिए कितना मिनिमम कक्षीय वेग होना चाहिए, क्या कक्षीय वेग होना चाहिए या ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, उसे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू पुट करने पर जो 200 किलोमीटर हाइट पर जो ऊंचाई होनी चाहिए उसके लिए जो कक्षीय वेग है वो आ रहा है 7.78, और 600 किलोमीटर पर की ऊंचाई पर क्या कक्षीय वेग होना चाहिए वो आ रहा है 7.56। ये जो है सारे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वेग कम हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षीय वेग है वो 7.78 किलोमीटर पर सेकेंड है, और 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो कक्षीय वेग है वो है 7.56 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं कि जब ऊंचाई बढ़ रही है तो कक्षीय वेग कम हो रहा है। उच्च कक्षाओं में उपग्रह अपेक्षाकृत धीमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेग कम हो जाता है। ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल अब उसे कक्षा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है,
और अब धीरे-धीरे वो अंतरिक्ष में भी जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके वेलोसिटी की। तो इसके वेलोसिटी को भी बहुत आसानी से जो इक्वेशन दिया गया है, जैसे इसके वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ इसके वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि किसी उपग्रह को कक्षीय वेग से अधिक निश्चित वेग से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बच जाता है और उस वेग को पलायन वेग कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी उपग्रह के पलायन वेग की को जो दिए गए समीकरण उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि m वजन का एक उपग्रह h मीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक निश्चित बिंदु पर उपग्रह पर गतिज ऊर्जा के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा भी कार्य करती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार किसी बंद प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, जिसका अर्थ है कि गतिज ऊर्जा, जिसको कि के से के रूप में दिखाया गया है, और गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, जिसको कि जीपी से दिखाया गया है, इनका योग सभी बिंदुओं पर स्थिर रहेगा। अभी हम बात करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बात कर चुके हैं। यह वह वेग है जिस पर एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है और संबंधित खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार करने के लिए यह पर्याप्त रूप से तेज होता है। और इसको दिखाने के लिए, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को दिखाने के लिए v नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r, इस इक्वेशन को हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसके वेलोसिटी की। तो यह वह गति है जिस पर किसी उपग्रह को आकाशीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से मुक्त होने के लिए प्रक्षेपित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2gm डिवाइडेड बाई r। तो इसका मतलब कि जो इसके वेलोसिटी है वह ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होती है। तो यहाँ पर जब हम इसके वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे तो हम देख सकते हैं ये है 11.18 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। पलायन वेग ऊंचाई के साथ घटता जाएगा और ये समान ऊंचाई पर कक्षा में बने रहने के लिए आवश्यक वेग के स्क्वायर रूट 2 गुना के बराबर होगा। अब हम आते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड के ऊपर। तो उपग्रह के घूर्णन की समयावधि जो है जिसको टी के रूप में दिखाया गया है, ये दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच डिवाइडेड 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस एच डिवाइडेड बाई वी नॉट। जब हम h के मान को प्रतिस्थापित करते हैं और समीकरण को हल करते हैं तो हमें कई बिंदु मिलते हैं। यदि हम उन्हें ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें एक्स एक्सिस पर एल्टीट्यूड है जो कि किलोमीटर्स में दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पर ऑर्बिटल पीरियड है जिसे कि मिनट्स में दिखाया गया है। इस ग्राफ से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि ऊंचाई बढ़ती है तो कक्षीय वेग भी बढ़ता है। हम अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बहुत डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, लेकिन है कि इसमें फिर से हम देखेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, पैराबोलिक ऑर्बिट होते हैं, हाइपरबोलिक ऑर्बिट होते हैं। तो फिर से हम इसको एक बार रिपीट करेंगे। वृत्ताकार कक्षा वह पथ है जहाँ प्रत्येक बिंदु ग्रह के केंद्र से समान दूरी पर होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट या अंडाकार कक्षा या दीर्घवृत्तीय कक्षा वह पथ है जहाँ उपग्रह ग्रह के चारों ओर अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करता है, उसे जो उस दीर्घवृत्त के दो फोकसों में से किसी एक पर होगा। पैराबोलिक ऑर्बिट, जब कक्षीय स्थानांतरण की बात आती है तो परवलयिक पथ एक प्रक्षेप वक्र होता है जिसका उपयोग किया जाता है। यह ग्रह की कक्षा के पास आने वाली किसी वस्तु को इतना नीचे रखने की अनुमति देकर कम करता है कि उसे ग्रह की कक्षा में स्थापित किया जा सके। वैकल्पिक रूप से एक वस्तु जो पहले से ही कक्षा में है उसका वेग बढ़ाने और उसकी कक्षा से बाहर भेजने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जब हम हाइपरबोलिक ऑर्बिट की बात करते हैं तो हाइपरबोलिक ऑर्बिट या पथ एक वस्तु का प्रक्षेप पथ है जिसका उपयोग
कक्षीय स्थानांतरण के लिए भी किया जाता है, लेकिन यह वह है जहां आने वाली वस्तु के पास पहले से ही ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने और अपने वेग और दिशा के समायोजन के साथ इससे बचने के लिए पर्याप्त गति होती है। स्थानांतरण की इस विधि को गुरुत्वाकर्षण सहायता कहा जाता है। पहले हमने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हमने देखा उनके शेप के आधार पर। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बेस्ड ऑन दियर इंक्लाइनेशन, उनके झुकाव के आधार पर। उनके झुकाव के आधार पर 3 तरह के ऑर्बिट हैं: इक्वेटोरियल प्लेन, पोलर प्लेन एंड द इंक्लाइन प्लेन। तो जब हम इक्वेटोरियल ऑर्बिट की बात करते हैं, जिसे भूमध्य रेखी कक्षा बोलते हैं, तो भूमध्य रेखी कक्षा बिल्कुल भूमध्य रेखा पर स्थित होती है, जो इस कक्षा में एक उपग्रह को अपनी कक्षा की अवधि के दौरान सीधे भूमध्य रेखा के ऊपर रहने की अनुमति देती है। जब हम पोलर ऑर्बिट की बात करते हैं, तो ध्रुवीय कक्षा भूमध्य रेखा के लंबवत होती है, जो ध्रुवों के ऊपर से गुजरती है और भूमध्य रेखी कक्षा के साथ 2 बार प्रतिच्छेद करती है। जब हम इंक्लाइंड ऑर्बिट की बात करते हैं, जैसा कि नाम से पता है, यह कक्षा है जो एक ऐसे कोण पर झुकी हुई है जो भूमध्य रेखा के समानांतर या लंबवत नहीं है। और अगर हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट बात करें उनके ऊंचाई के अनुसार से, तो उनके ऊंचाई के अनुसार से जो ऑर्बिट्स हैं वो होते हैं सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसे MEO भी करते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और हेलो ऑर्बिट। जब हम सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, तो ध्वनि, रॉकेट और मिसाइलें ऊपरी वायुमंडल या बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए इसी प्रक्षेप पथ का अनुसरण करती हैं। हालांकि इनमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने या कक्षा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक गति का अभाव है। यह छोटी अवधि की उड़ानें वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देने के लिए प्रभावी साधन प्रदान करती हैं। अब हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट की। तो लियो में, जिसे लियो भी बोलेंगे, लियो में उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 180 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस कक्षा में उपग्रह लगभग 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करते हैं। इस गति से एक उपग्रह को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है। लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी इसी रेंज का एक हिस्सा है। जब हम मिड अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं, तो मियो में उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 2000 से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह या तो गोलाकार होता है या दीर्घवृत्तीय कक्षा भी हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। भूस्थितिक पृथ्वी कक्षा, जिसे जियो भी बोलते हैं, जियो में उपग्रह भूमध्य रेखी तल में स्थित होते हैं और एक घूर्णन चक्र को पूरा करने में पृथ्वी के समान समय लेते हैं, जो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। परिणाम स्वरूप वे पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष आकाश में स्थिर प्रतीत होते हैं। भूस्थितिक कक्षा की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर आंकी गई है। संचार उपग्रहों को आमतौर पर जियो में रखा जाता है, क्योंकि वे पृथ्वी पर एक विस्तृत क्षेत्र तक पहुंच की अनुमति देते हैं, जिसमें सभी तरफ 81 डिग्री तक विस्तृत कोणीय पहुंच होती है। इसके अतिरिक्त चूंकि वे ग्राउंड स्टेशनों के सापेक्ष आकाश में स्थिर रहते हैं, इसलिए चल एंटीना स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिससे लागत कम होती है। अब हम बात करते हैं पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की। तो ध्रुवीय कक्षाओं में उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, पृथ्वी के ऊपर से उत्तर से दक्षिण को घूमते हैं। उनका पथ बिल्कुल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के ऊपर होना आवश्यक नहीं है। भले ही वे 20 से 30 डिग्री तक विचलित हों, फिर भी उन्हें ध्रुवीय कक्षाएं माना जाता है। ध्रुवीय कक्षाएं एक प्रकार की निम्न पृथ्वी कक्षाएं हैं, जिनकी ऊंचाई 200 से 1000 किलोमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं हेलो ऑर्बिट की। सूर्य, पृथ्वी और एक उपग्रह जैसी 3 वस्तुओं की प्रणाली में ऐसी विशिष्ट बिंदुएं होते हैं जहां 2 बड़े निकायों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति संतुलन पर होती है। अगर हम इस चित्र की बात करें, तो इस चित्र में, इस ग्राफ में आपको 5 पॉइंट दिखाए गए हैं जहां पर कि गुरुत्वाकर्षण का बल संतुलित रहता है। इन बिंदुओं को लैग्रांजियन बिंदु के रूप में जाना जाता है। वे उपग्रह की तरह एक तीसरे छोटे पिंड को
सूर्य के चारों ओर कक्षा में भटके बिना बिंदु को चारों ओर सुरक्षित रूप से परिक्रमा करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार की कक्षा को हेलो ऑर्बिट कहा जाता है या हेलो कक्षा कहा जाता है और पृथ्वी से कम हस्तक्षेप के कारण इसे अंतरिक्ष दूरबीन मिशनों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसरो का आदित्य L1 सौर मिशन ऐसी कक्षा का उपयोग कर रहा है। अब हम जानेंगे क्या उपग्रह को कक्षा में बने रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। यह सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। इसका उत्तर है नहीं। कक्षा में स्थापित उपग्रह को परिक्रमा करते समय ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। जब रॉकेट उपग्रह को कक्षा में रखता है तो शुरू में उस पर लगाया बल वस्तु को जमीन पर वापस गिरे बिना एक गोलाकार कक्षा में घूमने के लिए गतिज ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त होता है। अब हम बात करेंगे स्थानांतरण की। इच्छित कक्षाओं को बनाए रखने के लिए उपग्रह अपने प्रक्षेप वक्र में छोटे समायोजन करने के लिए छोटे थ्रस्टर का उपयोग करते हैं, जिन्हें डेल्टा वी या बर्न्स के रूप में जाना जाता है। ये उपग्रह इन समायोजनों के प्ररोधक को अपने साथ ले जाते हैं। कक्षा में कई तरह के खतरे मौजूद हैं, जैसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, अंतरिक्ष मलबा और सौर तूफान। इन खतरों के कारण उपग्रह अपनी कक्षा बदल सकते हैं। अगर वो कक्षा नहीं बदलेंगे तो वो पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो डेल्टा वी या बर्न्स की शुरुआत की जाती है। हालांकि बार बार जलने से उपग्रहों का ईंधन खत्म हो जाएगा और इसका परिचालन जीवन काल छोटा हो जाता है। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष मलबों जैसे मानव निर्मित समस्याओं का समाधान करना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ यह व्याख्यान यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।